चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैं क्वेश्चन के पूरे पूरे आंसर आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, एक हिंट के तौर पर मैं थोड़े थोड़े से इसके आंसर आपके सामने रख दूँगा। बाकी चीज़ें आपको देखनी है, इसको अच्छे से लिखना है, और यदि इन आंसर्स को आप नहीं लिख पा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप मुझे बताएं ताकि उस पर हम और बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड एन एलील। जीन और एलील में क्या डिफरेंस है? जीन जो है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हम कहते हैं। इट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि अ जीन इज अ कॉम्प्लेक्स लोकस, एक कॉम्प्लेक्स लोकस है वो, एंड इट इज आल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी अंडरग्रो, जिसमें म्यूटेशन हो सकता है, अंडरगो म्यूटेशन एंड चेंजेस और टेक पार्ट इन द रिकॉम्बिनेशन। तो वो रिकॉम्बिनेशन कर सकता है, उसके अंदर म्यूटेशन हो सकता है, वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है ना। और ये कॉम्प्लेक्स लोकस है ना। ये जीन्स के कैरेक्टर्स हैं। और अब जब अलील के बारे में हम बात करें, तो जैसे अलील के बारे में, अलील्स आर प्रेजेंट इन द पेयर, अलील्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, है ना। अलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम से उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द डिफरेंस फॉर्म, रेगुलेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। यहाँ जैसे कि यहाँ इंटरेक्ट करेंगे तो दोनों होमोलोगस पेयर पे दोनों ही जो अलील्स है वो डोमिनेंट है, तो कोई इंटरेक्शन या जिसमें कोई नया कैरेक्टर बनने की कोई चांसेस नहीं है, तो यहाँ पर टॉलनेस का ही कैरेक्टर आएगा। यहाँ हम बात करें जो स्मॉल टी के बारे में, तो यहाँ पर भी दोनों है, रेसेसिव है, तो देयर इज नो चांस ऑफ अपेयरिंग ऑफ थर्ड कैरेक्टर। लेकिन आप यहाँ देखिए, आप अलील्स का इंटरेक्शन यहाँ देख सकते हैं कि वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रेसेसिव। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होगा कि ये डोमिनेंट फॉर्म्स विल बी एक्सप्रेस्ड, तो इंटरेक्ट करते हैं, है ना। और क्या बात है इनमें कि इन अ डिप्लॉइड सेल, if both alleles on the locus on the homologous chromosome are same, they are called as homozygous. This is the homozygous, this is the homozygous, or this is the heterozygous. So this is the basic difference between gene and alleles. ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं किया होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा डिस्कशन इसके ऊपर कर लिया। तो आप इसके पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, एक बार पॉज करके वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको इसका अच्छे से आंसर मिल जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ है, राइट द जीनोटाइप ऑफ मेंडल्स गोट F1 जनरेशन, टॉल प्लांट एंड द ड्वार्फ प्लांट, है ना। तो आपको अच्छे से मालूम है इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ये पढ़ने में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर कुछ आइकॉन बने हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, मेरी स्क्रीन के ऊपर, इसलिए मुझे इसको देखने में बड़ी समस्या होती है। नीचे क्या लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो इसको मैं टर्न ऑफ करता हूँ, उसके बाद इसको मैं रोटेट कर पाऊँ। हाँ, राइट द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ मेंडल गोट व्हेन ही क्रॉस F1 टॉल प्लांट्स विथ अ ड्वार्फ पी प्लांट। तो वेरी गुड, ये तो टेस्ट क्रॉस है, सीधा सा क्या है, ये टेस्ट क्रॉस है। और टेस्ट क्रॉस में क्या कैसे मतलब F1 जनरेशन की बात कर रहा है, वो F1 जनरेशन की बात कर रहा है। ये यहाँ पर चलिए F1 जनरेशन की बात कर रहा है कि F1 जनरेशन का टॉल प्लांट यानी कि कैपिटल T स्मॉल टी, और उसका क्रॉस किससे करवाया उसने? ड्वार्फ प्लांट से करवाया है, स्मॉल टी। तो टेस्ट क्रॉस है, ये टेस्ट क्रॉस है। अब बता दीजिए इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो सिंपल सा होगा कि स्मॉल टी यहाँ से गैमेट आ गया और यहाँ से कैपिटल T और स्मॉल टी आ गया, कैपिटल T एंड स्मॉल टी। तो अब रेशियो क्या होना है? ये होना है कैपिटल T एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों, अब देखिए टॉल है और ये शॉर्ट है, तो दोनों का जो रेशियो है क्या है?
ये टॉल इज टू शॉर्ट 1:1, और जीनोटाइप के बेसिस पे देखें तो हेट्रोजाइगस है और होमोजाइगस है, तो दोनों ही कंडीशन में 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। फिर मैंने इसका पूरा आंसर डिस्कस कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, पूरा आंसर डिस्कस कर लिया मैंने आपसे, कोई बात नहीं। चलिए ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, चलो मैं इसको इससे डिलीट करता हूँ, हाँ हो जाएगा अच्छे से, जल्दी से हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैड प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने, सूटान एंड बावेरी, और उसमें और शेरमार्क और कोरेंस एंड उनके नाम भी आते हैं, तो थोड़ा सा उसको देखिएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या, किसने प्रपोज की, सूटान एंड बावेरी, और उसमें उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको लिस्ट करिएगा, लिस्ट बनाइएगा और अच्छे से याद करिए उसको। राइट द साइंटिफिक, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच T.H. मॉर्गन यूज्ड इन द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। तो किसको यूज़ किया उन्होंने सिंपल सी बात है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, है ना, साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल, फ्रूट फ्लाई। Question number 5, list the advantage of selecting pea plant for his experiment by मेंडल ने क्यों पी प्लांट को चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो बहुत अच्छे से बड़े अच्छे से इसके पॉइंट्स है कि जो है वो एक इजीली अवेलेबल प्लांट था, जिस चर्च में फादर थे मेंडल उसके गार्डन में ही वो प्लांट उगता था, इसलिए वो एक इजीली अवेलेबल है। दूसरा कि वो बाइसेक्सुअल प्लांट था जिसमें कि नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन होता था और क्रॉस पोलिनेशन आर्टिफिशियल इमास्कुलेशन और ब्रेकिंग से हम करवा सकते थे। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसके पास में थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो एडवांटेजेस हैं, लाइफ स्पान उसका काफ़ी छोटा लाइफ स्पान था, बहुत कम समय में ज़्यादा जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पे अपने आंसर लिखिएगा। ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ T.H. मॉर्गन इन जेनेटिक्स। T.H. मॉर्गन का जेनेटिक्स में क्या है, उन्होंने लिंकेज थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है, T.H. मॉर्गन वाज प्रपोज द लिंकेज थ्योरी, जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है उसके अगेंस्ट एक लॉ होता है ना, दिस इज व्हाट लिंकेज। अगर मेंडल के लॉज फेल हो जाते, यदि पी में लिंकेज कंडीशन होती, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द लिंकेज विच वाज प्रपोज्ड बाय T.H. मॉर्गन आर द ऑपोजिट फिनोमिनॉन्स ऑफ ईच अदर। तो T.H. मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने लिंकेज थ्योरी दी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ पॉइंट म्यूटेशन, गिव एन एग्जांपल। पॉइंट म्यूटेशन आप जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड का, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का T डबल बॉन्ड A, T डबल बॉन्ड A और A डबल बॉन्ड T जो भी हो, तो इस कंडीशन में यदि ये T रिप्लेस हो जाए या ये A रिप्लेस हो जाए, तो किसी एक न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेस होने से अगर DNA का फ्रेम चेंज हो जाता है तो इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, हाउ इट इज यूजफुल। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे से, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब सीधा सा ये होता है कि किसी भी एक फैमिली की जो जेनेटिक हायरार्की है उसको हम तैयार करते हैं, और उस जेनेटिक हायरार्की के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस फैमिली में किसी तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, और यदि है तो वो किस तरीके से इनहेरिटेड हो रहे हैं, और इनको कैसे पहचान सकते हैं, हाउ दे आर इनहेरिटेड, और इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कौन उपलब्ध करवाता है, ये पेडिग्री एनालिसिस करवाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। द मेल फ्रूट फ्लाई एंड द फीमेल फाउल आर हेट्रोगैमेटिक व्हाइल द फीमेल फ्रूट फ्लाई एंड द मेल फाउल होमोगेमेटिक, वाई आर दे टर्म सो। तो हेट्रोगेमेटिक और होमोगेमेटिक की सीधी सी बात है कि उनके अगर सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक जैसे हैं तो वो होमोगेमेटिक होंगे,
एक ही तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर जो फीमेल है वो होमोगेमेटिक है बिकॉज ऑफ बोथ द क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम और द सिमिलर। और जो मेल है वो कैसा है, हेट्रोगेमेटिक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द बोथ जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसके दोनों जो पेयर है, पेयर के जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक जैसे नहीं है, तो ये दो तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। और ये होमोगेमेटिक है, सिंगल टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज द कंडीशन ऑफ होमोगेमेटिक एंड हेट्रोगेमेटिक। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन एक्सप्लेन द टेस्ट क्रॉस। ये पहला ही क्वेश्चन, पहला या दूसरा क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 2 ये खुद टेस्ट क्रॉस के बारे में उसने पूछ लिया था, तो यहाँ कोई अलग से नई बात तो है नहीं, वही टेस्ट क्रॉस है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस विद एग्जांपल। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं हम कि अगर कोई कैरेक्टर, ये F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट, और जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होता है वो रेसेसिव। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। वेरी 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 सिंपल, बहुत सिंपल है। 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, हमारा क्वेश्चन है ही नहीं। राइट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी इज द कोडोमिनेंस। यहाँ पर क्या हुआ, both dominant alleles come in the same generation, both dominant IA and IB come in the same generation and both are able to express. This is the what? Codominance. And incomplete dominance, the example of snapdragon, Antheridium mungus and the 4 o'clock plant Mirabilis jalapa. This is the condition F1 generation की बात कर लूँ मैं तो capital R and small r. Here this capital R is not completely dominant over small r. That's why it is unable to produce red color in this F1 generation. यहाँ पर red color नहीं होता है और कौन सा कलर आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है। ठीक है, और इस F1 जनरेशन का यदि हम सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो हमें F2 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही 1:2:1 मिलता है, जो कि मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है उसके अगेंस्ट काम करता है। तो ये दोनों ही नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है और आपको इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। हनी बी का हैप्लाइडी डिप्लाइडी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि इसकी जो फीमेल होती है उसमें क्या लिखेंगे, ए यानी कि ऑटोसोम को पेयर, ऑटोसोम के पेयर को रिप्रेजेंट करता है, ए प्लस एक्स होमोगेमेटिक होती है डेफिनेटली, लेकिन डिप्लॉयड होती है जो ये फीमेल है। दिस इज द फीमेल। ओके, और जो इसका मेल होता है वो कैसा होता है, ए प्लस एक्स टाइप का होता है, यानी कि ये हैप्लाइड होता है, हैप्लाइड मेल एंड दिस इज द मेल, हैप्लाइड मेल एंड डिप्लॉयड फीमेल। तो डेफिनेटली डिप्लॉयड फीमेल के जो गैमेट्स आप बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ए प्लस एक्स आफ्टर मियोसिस she will produce 2 types of gametes, A plus X and A plus X, ना 2 सॉरी 2 टाइप नहीं, 2 गैमेट बता रहा हूँ, टाइप तो एक ही होगा, है ना। ये और ये माइटोसिस जो मेल है ये माइटोसिस के थ्रू गैमेट प्रोड्यूस करेगा और वो कैसा करेगा, A plus X ओनली 1 टाइप। टाइप तो दोनों का ही 1 है, लेकिन अगर ये दोनों फर्टिलाइजेशन होता है तो इस कंडीशन में वापस एक डिप्लॉयड फॉर्म बनेगा। दिस इज ए प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये क्या हो गया, ये डॉटर हो गई, ये फीमेल हो गई, और ये अब ये जो एग है ये एग डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, जायगोट में कन्वर्ट हो जाए, जायगोट से ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑफस्प्रिंग कैसा रहेगा, हैप्लाइड रहेगा, और वो हैप्लाइड कौन होगा, ये मेल होगा। तो दिस इज द हैप्लाइडी डिप्लाइडी कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। द मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्थेनोजेनेसिस वेयर द फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर भी कोई नई बात नहीं है, ये हम पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं।
तो इसको रे चार्ट से समझाइएगा और एक्सप्लेन करिएगा। रे चार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जब भी हम सेक्स डिटर्मिनेशन के क्वेश्चंस करते हैं या जब हम जेनेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं, मेंडेलियन लॉज के बारे में बात करते हैं, तो रे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अब वापस आते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 14 पे आ जाते हैं। हाउ डज द मेंडेलियन डिसऑर्डर फिनाइलकीटोन्यूरिया फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑकर्स, है ना। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस आप जानते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है ना। और वहाँ पर एक कौन सा एंजाइम जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को जो डिटॉक्सिफाई करता है, वो उस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर जो कंपाउंड होता है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन मेंटल रिटार्डनेस का केस है। थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में स्टडी करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपने इसके बारे में क्या जानकारी और जुटा ली अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक के सबसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। Why did Mendel select garden pea for his experiment? आपको अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया, पहले भी कहीं आ गया था क्वेश्चन नंबर 16। टेबुलेट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी हनी बी के हमने बारे में बात की थी, इस तरीके से इंसेक्ट्स के बारे में हमने पहले ही माइंड में पढ़ लिया, इंसेक्ट के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में। तो वहाँ पर बिल्कुल वो तीनों ही चार्ट ध्यान रखिएगा अच्छे से कि कहाँ पर होमोजाइगोटिक मेल होता है और हेट्रोजाइगोटिक फीमेल होती है। जैसे ह्यूमन बींग के बारे में बात करें तो मेल जो होता है वो हेट्रोजाइगोटिक होता है और फीमेल होमोजाइगोटिक होती है। इसलिए तीन अलग अलग फॉर्म्स है, उन तीनों अलग अलग फॉर्म्स को रे डायग्राम से एक बार समझिएगा और मुझे बताइएगा, और उसको एक्सप्लेन भी करना है आपको कि व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस, विच इज द या मेल या फीमेल में से दोनों में से जो सेक्स डिटर्मिनेटिंग फैक्टर जो है वो किसके पास में है, मेल के पास में या फीमेल के पास में। डेफिनेटली उस इंडिविजुअल के पास में होगा जो हेट्रोजाइगोटिक है। होमोजाइगोटिक के पास में ये डिटर्मिनेटिंग फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही टाइप के गैमेट बनाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 17 क्वेश्चन के बारे में बात करते। गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम के बारे में क्या है, सिंपल सी बात है कि इसका जीनोटाइप क्या है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम्स का जीनोटाइप जो है वो है ऑटोसोम्स, यानी कि 44 ऑटोसोम प्लस XY। दिस इज द X0 44 ऑटोसोम प्लस X0 प्लस X0 प्लस X0। तो दिस इज व्हाट मोनोसोमी 23rd मोनोसोमी कंडीशन है। यहाँ पर 2 X क्रोमोसोम होने चाहिए थे, उसकी जगह एक ही X क्रोमोसोम है। जनरली ये फीमेल होती है और इस फीमेल में बिकॉज ऑफ वन डेफिशिएंसी ऑफ 1 X क्रोमोसोम कंप्लीट फीमाइन कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे, और सिंगल X क्रोमोसोम जो कि मेल में भी होता है तो ये इसके मेलनेस वाले कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, जिसकी एक लिस्ट बनाइएगा, लिखिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि राइट द जीनोटाइप ऑफ द पर्सन विद सफरिंग फ्रॉम द टर्नर सिंड्रोम। तो जीनोटाइप में मेरा बच्चा पहुंच जाता है कहाँ, उसके रेशियो ढूंढने लगता है। कोई रेशियो नहीं भाई, जीनोटाइप का मतलब उस पर्सन का जीनोटाइपिक कंपोजिशन क्या होगा। तो ये बताइएगा कि उसमें 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम गायब होता है। दिस इज द जीनोटाइप, दिस इज जीनोटाइप, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन, एक और दो क्वेश्चन और बचे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिड अ कैरियर वुमन। कलर ब्लाइंड मैन है, अब कलर ब्लाइंड मैन का मतलब क्या हुआ, जैसे कलर ब्लाइंड क्या है, मैन है तो वो X एंड Y, और कलर ब्लाइंड है तो कलर ब्लाइंड का मतलब ये X जो है ये अफेक्टेड है, या पर रेसेसिव जीन है। कलर ब्लाइंड मैन मैरिज कैरियर वुमन। कैरियर वुमन का मतलब यहाँ पर कैरियर वुमन को हम करेंगे दिस इज मैरिड विद कैरियर वुमन। तो कैरियर वुमन क्या है, XC तो अब देखो मेल तो वैसे हेट्रोगैमेटिक होता ही है, और इस केस में भी तो इसमें भी हेट्रोगैमेटिक है। ये दो तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, XC एंड Y। और जो फीमेल थी जो कि होमोगैमेटिक होती है जनरली, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल सी, इस स्मॉल सी के कारण ये क्या हो गई, ये भी हेट्रोगैमेटिक हो गई। तो दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगी, एक तो XC वाला और दूसरा कौन सा वाला, दूसरा X वाला।
सिंपल एक्स वाला, ठीक है। अब इनकी प्रोजेनी क्या होगी, प्रोजेनी होगी अगर ये और ये कॉम्बिनेशन, ये और ये कॉम्बिनेशन बना तो क्या हुआ, एक्स सी, ये जो डॉटर है जो कि कंप्लीटली कलर ब्लाइंड हो गई। अब मैं इसका और इसका बता दूं तो ये एक्स सी और एक्स सी, ये जो डॉटर है ये क्या हो गई, कैरियर हो गई। इसका और इसका देख लें, वाई और इसका, तो एक्स सी वाई, ये जो सन है ये भी कलर ब्लाइंड हो गया, और ये नॉर्मल सन है एक एक्स और वाई। तो आप इसका परसेंटेज जी प्रोजेनी निकाल लीजिए, परसेंटेज मेल इंडिविजुअल निकाल लीजिए, परसेंटेज फीमेल इंडिविजुअल निकाल लीजिए। तो सभी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबका परसेंटेज निकालिए, कितने कैरियर है, कितने डिसीज्ड है, कितने नॉर्मल है, ऑल दिस, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये रे चार्ट के साथ में आपको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी होगा। कोई थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और रे चार्ट बनाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जो हो गया 18 हो गया। 19 क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा है। मैं आप लोगों को ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा पढ़ के देना, और ऑलरेडी जब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 इज़ द होमवर्क फॉर यू। दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए और मुझे जल्दी से जितना जल्दी हो सके इसके आंसर बताइए, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन 95+ जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।